अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हमें भारत से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन बहुत बहुत किया। शुक्रिया आरजू, मुझे बुलाने के लिए। सर अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी भारत के साथ दोस्ती की बात की और अमन की बात की। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने भी इस तरह की बात की, बल्कि बाजवा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि बिल्कुल अगर हम इस तरह से टेंशन रहती है कंट्रीज में तो ऑब्वियसली डिफेंस बजट हमारा ज़्यादा हो जाता है और जो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए वो अमाउंट हमारी जो है ये जंगी हथियार और डिफेंस में लग जाते हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए ही है एक तरह से। तो आप क्या समझते हैं? आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी कमज़ोर पोजीशन पर है इसलिए इस तरह की बात की जा रही है? देखिए, अमन का लफ्ज सुन के, खासकर जनरल कमर बाजवा इमरान खान के मुख से ये बात सुन के और ये लफ्ज सुन के बहुत इंतहा खुशी होती है। लेकिन उस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं एक शक का शोभा भी रहता है, क्योंकि ऐसी बातें पहली बारी नहीं है। ये पहले नहीं है कि, या नई बात नहीं है कि आज जनरल कमर बाजवा ये बात कह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि कमर बाजवा ने पहले भी ये कहा है, उसके पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं उन्होंने भी ये कहा है, और इसी प्रकार जैसे अभी इमरान खान जो कह रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने से हम ये बात सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी भी जो कहा गया उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की गई, और उसके कारण दोनों देशों के बीच, दोनों मुल्कों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ता गया। और आज हालात ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान सिंसियरली अमन चाहता भी है, पर ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि भारत की तरफ से हर कदम बहुत ही सोच समझ के लिया जाएगा। यहां तक आपका सवाल है कमजोरी का, मैं नहीं मानता कि कमजोरी है, पर मजबूरी है। मजबूरी है पाकिस्तान की माली हालत। देखिए, पाकिस्तान की माली हालत ने पाकिस्तान को कंपेल किया है सोचने के लिए कि जो अभी तक पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को एक जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट करता था, उस एक्सप्लॉइटेशन से क्या मिला है पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान उस कगार पर पहुंच चुका है कि वो कर्जा चुकाने के लिए कर्जे ले रहा है। यही नहीं, जो पाकिस्तान के बहुत ही हमदर्द और साथी मुल्क माने जाते थे, वो भी आज पाकिस्तान से कनी काट रहे हैं और वो भी पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कमजोर है, उनको लगता है कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को मजबूर कर रही हैं ये सोचने के लिए कि क्या वक्त आ गया है कि हमें अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट करना चाहिए। पर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सोच नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक या जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर कोई भी चीज चेंज हुई है ऐसे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपने जिक्र किया जनरल बाजवा का, जनरल इमरान खान का। अगर वो देखेंगे कि दोनों की जो बयान थे उनमें कश्मीर मुद्दा कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, उन्होंने दोनों ने हाईलाइट किया। बेशक बाद में उन्होंने गुर्बत की बात की और ह्यूमन इंडेक्स की बात की, पर उन्होंने कहा कोर इशू रिमेन्स, और यह भी कहा कि 370 जब हटाया जाएगा तभी हम माहौल बन सकता है बातचीत तैयार होने का। तो अगर इस प्रकार की अगर मगर रहेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं बात आगे बढ़ेगी। हमें बात क्लीन स्लेट के साथ, जैसा उन्होंने कहा पास्ट भूल जाइए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, भूल जाइए पास्ट को। आपने कुछ किया, हमने कुछ किया, दोनों देशों से गलतियां हुई, आप किसी से कम हुई, किसी ज्यादा हुई, लेकिन पास्ट को एक क्लीन स्लेट की तरह साफ करके और एक नए खाके के साथ अगर बैठ के बातचीत करनी है तो तभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि भारत भी यही चाहता है, भारत के लोग भी यही चाहते हैं, भारत का अवाम भी यही चाहता है, और पाकिस्तान का अवाम, जो मैं आवाज मेरे पास आ रही है पाकिस्तान से, वो भी यही है कि पाकिस्तान की आवाज, अवाम भी यही कह रही है कि आपको अभी तक हिंदुस्तान से दुश्मनी लेके क्या मिला। सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत जायज सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे और भारत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे कि इस चीज को लेके वो आगे बढ़ सकें? पास्ट को उन्होंने बिल्कुल कहा भुला देना चाहिए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि भुला देना आसान है, भूला जा सकेगा? देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान की फौज पूरे मुल्क को बताती है
और जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटजी, जियो स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स, इनफैक्ट आई से इवन जियो इकोनॉमिक्स अभी तक रही है, वो है कि इंडिया इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इस बात को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान साउथ एशिया में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता था। साउथ एशियन देशों के साथ पाकिस्तान ने अपने रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं की। वो ज्यादातर झुकाव उसका रहा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, बिकॉज ऑफ रिलीजियस अफिनिटी। अब एक जबरदस्त धक्का लगा है पाकिस्तान को जब उसने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मजहबी इतिहाद जो होता है वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं होता। इमरान खान ने अपने लफ्जों में कहा कि ये सारे मुल्क हमें मदद करते या हमारी बात सुनते अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते। आज ये भारत का साथ दे रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ये इमरान खान ने खुद कहा है। तो पाकिस्तान की क़यादत इस बात को रियलाइज कर रही है कि कहीं ना कहीं हमने भी गलती की है, क्योंकि आप ज्योग्राफी को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी को नहीं भूल सकते हैं। जो ट्रेड बेनिफिट्स आपको इंडिया के साथ मिलते या साउथ एशियन कंट्री के साथ मिलते, वो वाया थर्ड कंट्री दुबई या कहीं से आके आप यूएई से वो ट्रेड कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान ही हो रहा है। और ये रियलाइज आप देर आए दुरुस्त आए रियलाइज हुआ है, और शायद ये जो शिफ्ट है थिंकिंग के अंदर, ये आपको मजबूर करेगी कि आप पास्ट को भूलें। बिल्कुल। तो सर इसके लिए आप समझते हैं कि डायलॉग्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और अगर ये चीज़ बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी किसी हद तक होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह का पीस प्रोसेस चले या दोनों कंट्रीज आपस में आराम से रहें, तो उनको हैंडल करना भी एक चैलेंज होगा, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सर डायलॉग कितना इंपॉर्टेंट है इस सब में? डायलॉग ही आंसर है, बगैर डायलॉग के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब गिले शिकवे बैठ के टेबल के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं तभी पता लगता है कि इन गिले शिकवों में सच्चाई कितनी है। कई गिले शिकवे तो इमेजिनरी होते हैं, कई गिले शिकवे परसीव किए जाते हैं, कई गिले शिकवे जो आप जिन वेस्ट इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जो वेस्ट इंटरेस्ट चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध ना सुधरे, उन वेस्ट इंटरेस्ट में सिर्फ अवाम नहीं है। जब हमारे विद इन द पाकिस्तान इंडिया नहीं है, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज, देयर आर ग्लोबल प्लेयर्स हु डू नॉट वांट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान टू कम टुगेदर। तो ये सब जो ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं, ये जो वेस्ट इंटरेस्ट हैं, वो लोग भी ऐसे कुछ गलतफहमियां पैदा करते हैं। तो जब तक बैठ के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, जब तक बैठ के आपस में बातचीत नहीं की जाएगी, बैठ के दिल नहीं खोला जाएगा, पर उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए सुनने की सहनशीलता, सच्चाई बोलने की आदत, और फिर वो नहीं होना चाहिए कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सच्चे मन से अगर बैठ के बातचीत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया तरीका कोई और है दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का। लेकिन सर जो उन्होंने शर्त लगा दी है एक तरह की पाकिस्तान की साइड से कि जी कश्मीर का पुराना स्टेटस दोबारा लेकर आया जाए, तो फिर क्या होगा? क्या मतलब भारत तैयार होगा इस चीज के लिए? इट्स अ नो गो। मैंने कल ही लिखा एक लेख, देयर इज अ लैक ऑफ सिंसियरिटी, इखलास की कमी है। इन बयानात के साथ साफ जाहिर है। यही नहीं, मैं आपको एक बयान और देता हूं। जब सीज फायर हुआ उसके 2 दिन बाद जो इमरान खान के सिक्योरिटी एडवाइजर है, हम उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं, पर आपको वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, सिर्फ इमरान खान के हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इट्स विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अगर आप इस प्रकार के बयान देंगे जबकि मामला बहुत नाजुक है, सीज फायर वायलेशन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं हुई है, पर अगर आप इस प्रकार के बयान देने शुरू कर देंगे कि इट्स विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान भारत ने अमेरिका के दबाव में आके ये किया है, और क्योंकि चीन के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं इसलिए भारत, ये अगर आप इस प्रकार की बयानबाजी देना शुरू कर देंगे तो कहां से संबंध सुधरेंगे? आपको भी अपने बयान को बहुत सोच समझ के देना होगा, मेजर्ड स्टेटमेंट्स। आफ्टर ऑल जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उनका इंप्लीकेशन ना सिर्फ साउथ एशिया के ऊपर है, इट्स गॉट ग्लोबल इंप्लीकेशन। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया चाहती है कि इस खित्ते में शांति हो। आफ्टर ऑल बोथ चाइना एंड अमेरिका लुक इट एज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और वो तो चाहते हैं, दोनों मुल्क चाहते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह का, पर वो ये भी नहीं चाहते जैसे कि दे फील हैप्पी। और मैं एक चीज और बता दूं, मुझे जो लगता है,
मे भी मेरी असेसमेंट गलत हो, ये जो किया जा रहा है ये शायद बाइडेन साहब को खुश करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर नई एडमिनिस्ट्रेशन है तो जो कुछ भी हमारे तलखी आई थी हमारे रिलेशंस के बीच में ड्यूरिंग ट्रम्प एरा, उसको दूर किया जाए और उसके लिए हम अपने आप को ये पोर्ट्रे करें कि हम तो अमन के दूत हैं, हम तो अमन चाहते हैं, पर भारत देखिए, भारत तो हमारे साथ आगे नहीं आ रहा है। लेकिन भारत अब इस बात को समझता है कि हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, जब हम करेंगे तो बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, पर शांति भारत भी चाहता है, ये मैं आपको यकीन जाहिर करना चाहता हूँ। लेकिन सर ये इम्प्रेशन तो है पाकिस्तान में, बिल्कुल ये इम्प्रेशन आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है एलओसी पे, जो सीज फायर, ये सब कुछ अमेरिका के प्रेशर में आके किया जा रहा है। ये तो यहाँ पे बात हो रही है, बिल्कुल सब कह रहे हैं। अब कि कहाँ तक ठीक है या नहीं, वो तो आप जैसे लोग ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये तो है कि भारत हो या पाकिस्तान, अमेरिका के थोड़े बहुत प्रेशर में तो रहते ही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं। कि नहीं सर, बिल्कुल से आरजू नहीं। नहीं, आप सर वो सुपर पावर है, सुपर पावर के आरजू में अंडर भी कैसे सुपर, नहीं रहेंगे? भारत एक गैरतमंद मुल्क है, भारत के प्रधानमंत्री एक गैरतमंद लीडर हैं, उनको पास 1.3 बिलियन करोड़ जो भी है, 130 करोड़ भारतीय जो इंडियंस हैं उनका सपोर्ट है उनको। इसलिए आपने देख लिया चीन के खिलाफ हमारा कार्य रवैया था। चीन आज अपने आपको आजकल अमेरिका से बड़ी सुपर पावर मानता है, लेकिन चीन को हमने घुटने टिका दिए हैं। इसलिए भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा जहां तक राष्ट्र हित का काम है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, लेकिन किसी के दबाव में आके नहीं करेंगे हम। ट्रंप साहब ने भी बयानबाजी दी थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं मीडिएट करूंगा, लेकिन नहीं हुए, ना ही करने दिया गया उनको। तो ये मत सोचिए हम नहीं मान, पाकिस्तान बेशक दबाव में आया हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जो कोई कहेगा वो उसको मानने को तैयार होगा। हालात बहुत बुरे हैं। आप देखिए ना कैसे आपके यूएई ने भी आपसे वो $1 बिलियन US डॉलर वापस मांग लिए, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। अब कहां से लाएंगे आप ये? इसके लिए किसी ना किसी के पास तो जाना पड़ेगा आपको। चीन ने तो सॉरी मना कर दिया, मैंने सुना है, तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए आप अगर आ सकते हैं, दबाव में आए होंगे, लेकिन हम नहीं आए। बिल्कुल ठीक। यहीं से सर जैसे चाइना की बात हो रही है, तो अगर हम चाइना की तरफ जाएं और देखें तो वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन है भारत की, किस तरह के टर्म्स हैं, और क्या सब कुछ सेटल डाउन हो गया है या अभी भी कुछ टेंशन चल रही है? देखिए, चीन के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त शी जिनपिंग की लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी बेरहमी के साथ लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमी जो उन्होंने सोचा था कि शायद वो लीप फॉरवर्ड कर जाएंगे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है, उसको कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी में शिफ्ट करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है। गोदाम भरे पड़े हैं, स्टॉक भरे पड़े हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, गोदाम पर देयर नो बायर्स। इसलिए चीन की हालत बहुत खराब है। गैप बिटवीन द अर्बन रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और वैसे इंटरनल डिसेंशंस काफी हैं, हांगकांग, शिनजियांग, तिब्बत, ये सब जगह पे डिसेंशन चल रही हैं। ताइवान के साथ हालात बहुत खराब हैं। साउथ चाइना सी में आपने देखा किस प्रकार ना सिर्फ क्वाड के नेशंस हैं, बल्कि फ्रांस, और अभी कल यूके ने भी स्टेटमेंट दिया, अपनी जो पॉलिसी दी है, नई पॉलिसी, वो भी उसमें भी उन्होंने भी ऑफेंसिव की तरफ ध्यान देने की कोशिश की है। तो चीन के अंदरूनी हालात इस वक्त बहुत खराब है। इसलिए चीन जो भी कार्रवाई करेगा सोच समझ के करेगा। भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो उसने वादे किए थे तो पूरे नहीं किए हैं। अभी तक सिर्फ उसने हमारा एक इलाका ही जहां पे इनकर्शंस की थी वो खाली किए हैं। 3-4 जगह ऐसी हैं जहां पर कि अभी भी बेशक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट है। तो हम तो कह रहे हैं कि हम इसको मुज़ाकरात के साथ अच्छी तरह से बैठ के करना चाहेंगे और करेंगे भी, क्योंकि हमने चीन ने वादा किया था। लेकिन चीन के अंदर जो पहला उन्होंने किया, स्टैंड ऑफ किया, सुनने में है कि उस पर कम्युनिस्ट पार्टी को काफी अंदरूनी जो है दबाव पड़ा और लोगों ने उसके खिलाफ बातचीत भी की है। तो इसलिए थोड़ा चीन भी सोच समझ के कदम उठा रहा है।
बिल्कुल। सर, जैसे बाजवा साहब ने बात की थी हमारी तरफ के डिफेंस बजट की, और कहा कि अगर ये टेंशन्स ना हो तो वही चीज़ जो है, वही पैसा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे लग सकता है। आप समझते हैं कि अगर भारत के भी पाकिस्तान और या चाइना जिसके साथ भी बॉर्डर लग रहे हैं, अगर उधर टेंशन ना हो, तो क्योंकि गुर्बत तो भारत में भी बहुत है, पाकिस्तान जैसा ही तकरीबन हाल है, लोग सड़क पे भी रह रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम्स है, फुटपाथ पे भी भरे हुए लोगों से। लेकिन आप समझते हैं एज अ सोल्जर, आपको लगता है कि अगर टर्म्स हर तरफ बेहतर हों तो वही बजट जो है वो लोगों के ऊपर लगा देना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए, पर हमने ये भी रियलाइज किया है कि अगर आपकी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर आप इकोनॉमी की तरफ ध्यान भी देंगे, लेकिन आपको आपके दुश्मन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम बैलेंस्ड एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे हैं। आपने हमारा इस साल का बजट देखा होगा, एक बैलेंस्ड एक्सपेंडिचर था, डेवलपमेंट भी और हमें डिफेंस भी निगलेक्ट नहीं की। लेकिन देखिए, कंवर बाजवा साहब को ये तो कहिए ना कि आप बात करते हैं ह्यूमन इंडेक्स की, लेकिन कोरोना के टाइम पे कोरोना का पैसा लेके आपने अपने फौज की तनख्वाह बढ़ा दी। कहां जायज है वो? उस वक्त उनको ह्यूमन इंडेक्स याद नहीं आया। बातें करने आसान है, लेक्चर देना आसान है, लेकिन जब उसको अपने ऊपर अमल करना पड़ता है, तब उसको असली अमल जामा पहनाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या पाकिस्तान की फौज कुर्बानियां देने के लिए तैयार है? वो आदतें, जिसकी आदतें पाकिस्तानी फौज को पड़ गई हैं, हुकूमत चलाने की बगैर अकाउंटेबिलिटी के। पहले तो पाकिस्तान की आर्मी के पास, या मैं कहूँ रावलपिंडी में, सिर्फ आपकी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के बारे में बातचीत, उनका कंट्रोल रहता था। अब तो इकोनॉमी के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो जब उनका जो हराया गया है फाइनेंस मिनिस्टर, जो एडवाइजर था जो इमरान खान का, उसके पीछे फौज का हाथ था, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो नहीं हारते वो। जिस प्रकार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीते हैं वो इमरान खान, वो भी जीत जाते, लेकिन उसकी पॉलिसी से फौज खुश नहीं थी। और एफएटीएफ की नजर आपके ऊपर रहने वाली है, ये भी कंवर बाजवा जानते हैं। वो किसी ना किसी तरह से एफएटीएफ की नजर से बचना चाहते हैं। ये सब जो, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे यहां पे कहते हैं घड़ियाली आंसू, ये शायद ना हो वो, पर वो नहीं चलेंगे। सिंसेरिटी बहुत, आपको अपनी कथनी और करनी के बीच का जो गैप है, बोथ डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, उसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हालात सुधरेंगे। लेकिन सर, ये जो कंपटीशन सा चलता रहता है, जैसे कहना चाहिए कि अगर हमने मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है तो फौरन ही 1-2 दिन के बाद इंडिया भी करेगा, अगर इंडिया ने जेट को ही खरीद लिया है तो पाकिस्तान ने भी खरीदना है। तो ये कंपटीशन दोनों कंट्रीज के लिए आप समझते हैं कि अच्छा है, या इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमें तो बड़ा अच्छा है। इफ पाकिस्तान वांट्स टू बी इन आर्म्स रेस विद इंडिया, नथिंग बेटर देन दैट। वो तो हम आपको वैसे बगैर लड़ाई लड़े हरा देंगे। आज का जमाना ही हाइब्रिड वॉरफेयर का और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का है। वो कहता है विनिंग विदाउट फाइटिंग। चीन यही तो करता है, विनिंग विदाउट फाइटिंग का चीन की तो टैक्टिक्स क्या है? आप ऐसी चीजें करिए, या ऐसी चीजें करवाइए दुश्मन देश से कि बाद में अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो जाए। देखिए, पाकिस्तान अगर आर्म्स रेस करेगा इंडिया के साथ, नहीं कर सकता है। साइज देखिए, रिक्वायरमेंट देखिए, हमारे हमारे चैलेंजेस क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, आपका साइज कितना है, हमारा साइज कितना है, हमारी फोर्सेस का साइज कितना, आप सिर्फ भारत के साथ लड़ने के लिए अगर आप 1-to-1 आप के विन विन सिचुएशन होनी चाहिए आपके इंडिया के खिलाफ, तो आप गलतफहमी में है, नहीं हो सकती है। इस हकीकत को भी मानना पड़ेगा। जब आप इस हकीकत को मान जाएंगे कि वी कैनॉट हैव ए विन विन सिचुएशन अगेंस्ट इंडिया, तभी आप रियलाइज करेंगे कि यस, चलो भारत की जरूरत है, वो कर रहा है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक करिए ना। मैं तो कहता हूं, जब आपने न्यूक्लियर वेपन्स ली थी, न्यूक्लियर वेपन्स किससे ली जाती हैं? दे आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस। न्यूक्लियर वेपन्स लेने के बाद पाकिस्तान को चाहिए था कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर खर्चा कम कर देता। अपने आप यहां पे कन्वेंशनल वेपन्स का खर्चा जो है, जो रेस थी, वो कम हो जाती। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए,
कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर खर्चा बढ़ाया और साथ ही साथ टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये सब करने को फिर कैसे, और आपका दुश्मन कौन है? सिर्फ एक, भारत। अफगानिस्तान बॉर्डर तो आप कहते हैं हम सील करना चाहते हैं, पर लेकिन आपकी वो लड़ाई दुश्मनी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, पर आप सिर्फ भारत के साथ लड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्यों? 71 की लड़ाई का बदला लेना है। भाई गई 71 की लड़ाई, उस वक्त के हालात अलग थे, अब के हालात अलग हैं। 62 के चीन और आज के चीन में और हमारे 62 के भारत और आज के भारत में बहुत फर्क है। चीन ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है। तो सर नहीं सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर देखें, टेररिज्म के ऊपर तो बहुत बार पाकिस्तान स्टेट जो है उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट ने कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और हमारा कोई हाथ नहीं है और हम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगी सर कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जिसे भी कह लें आप, जो बैन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मुल्ला माफिया या कुछ भी कहें, इनके तरफ से अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो आपकी फौज भी ज्यादा है हमारे से, हम आपके इंटेलिजेंस भी हमारे से ज्यादा है और शार्प भी ज्यादा है और तादाद में भी ज्यादा है। तो क्यों उधर से वो रोक नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है कि लोग क्रॉस कर जाते हैं जबकि फेंसेस भी लगी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है? तो कहाँ पे आपको भारत का फेलियर नजर आता है, या ये लगता है कि भारत की तरफ से कोई कोताही हुई है जिसकी वजह से इस तरह के लोगों को रोका नहीं जा पा रहा? Because non-state actors have full support of the state. They are not non-state actors, they are state-supported actors. आपकी फौज, आपकी ISI, आपकी लोकल पुलिस, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ देती है उनका। बगैर उनकी मदद के ये नहीं हो सकता है। और यही नहीं, आपको आरजू मैं बताना चाहता हूं, मैंने भी राष्ट्रीय राइफल बटालियन कमांड की पुंछ सोरनकोट के इलाके में, और मैंने वहां पर आपकी फौज के आदमी मारे हैं एज टेररिस्ट, एज पार्ट ऑफ लश्कर तैयबा। और आज उन दिनों में एक 303 ब्रिगेड थी, उसको कहते थे 303 ब्रिगेड। सर, लश्कर तैयबा इज नॉट आवर आर्मी एज सच, कि आप उसे कहें फौज नहीं कह सकते आप उनको। It's a strategic asset of Pakistan. Hafiz Saeed is the state guest of Pakistan. It's your सर, आप उसको strategic asset. फौज नहीं कह सकते आप। हाफिज सईद इज नॉट फ्रॉम आवर फौज और आर्मी। No. I'm not saying उसको तो Hafiz बंद Saeed है is from. सर, I'm आप saying बंद कर दिया है उसको। वो यू identity कैन card. कॉल हिम। No, Arzu, I'm not saying Hafiz Saeed का लश्कर तैयबा के साथ लड़ने आया था वो, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड था। I'm not joking and I'm not telling a lie. I'm telling you a fact. Don't say. ठीक है, आपने देखिए खुद कबूल किया है परवेज मुशर्रफ ने कि हमने वहां पे रिलीजियस मिलिटेंसी शुरू करवाई है और उसका फायदा भी उन्होंने उठाया है, खुद कबूल किया उन्होंने। और ये इस बात को आप ये ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर एक्टर्स फुली सपोर्टेड बाय द स्टेट एंड द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आई मस्ट से। तो सर, अब इस स्टेटमेंट को, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है आर्मी चीफ की, उसको इसके साथ आप कैसे देखते हैं कि पहले की ये स्टेटमेंट्स पहले आती रही हैं और अब ये आई है, अब इसको आप कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं, या कैसे आप समझते हैं कि ये उससे डिफरेंट है और आगे कुछ बेहतर होने जा रहा है? कोई डिफरेंट नहीं है, एक्सेप्ट अभी उन्होंने थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात करनी शुरू कर दी है। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है टू शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, ये कोशिश है। लेकिन अभी तक आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे कोई ठोस परिणाम या सबूत नहीं दिए हैं जिससे कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, मेरे जैसे लोगों को जो कि फॉलो करते हैं पाकिस्तान को रेगुलरली, ये लगे कि पाकिस्तान के अंदर ये शिफ्ट हो रही है। आई थिंक इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस येट, मे बी जैसे जैसे मिटलाइज होता जाएगा, maybe certain actions may be taken by Pakistan, because without taking those actions आप इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी को नहीं कन्विंस कर सकेंगे कि देयर हैज बीन अ थिंकिंग चेंज इन योर और अ शिफ्ट इन योर थिंकिंग। वो कन्विंस करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे, आपको एक्शंस, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम वी आर वाचिंग, हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, किस प्रकार चेंजेस लाए जा रहे हैं। कि आपके जो यू हैव टू वॉक द टॉक, एज आई ऑलवेज से,
those who walk the talk are the ultimate winners. तो सर जो लास्ट में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही करना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या उसको भी फिर ऐसे ही देखा जाए जैसे भारत पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेरेंस को देखता है, या आप समझते हैं कि नहीं कोई और बात है? नहीं, that's again I would say an imaginary this thing. We don't share border with Balochistan. We have no this thing. हमने अगर बलूचिस्तान के अंदर करना होता तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि जैसा आपने किया टिट फॉर टैट हमने नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है वहां पर। बलूचिस्तान इज ए होम ग्रोन इंसिडेंसी और बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, ये 47 से ही चल रही है और दुनिया भी इस बात को मानती है। और जिस प्रकार आपने वहां पे मीडिया को दूर रखा है इसलिए वो ज्यादा इंटरनेशनल उसमें नहीं आई है। पर अब बलूच रेजिस्टेंस वाले जो बाहर गए हैं, कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान का कंपैरिजन नहीं किया सकता ना, नीदर इंडिया कैन बी ब्लेम फॉर बलूचिस्तान। तो सर जब वो ब्लेम नहीं किया जा सकता तो वही इसी तरह का ब्लेम खालिस्तान के नाम से पाकिस्तान के ऊपर बार बार लगता है, जबकि वो लोग उधर ही मौजूद हैं, इंडिया में ही हैं, जो इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह का फ्लैग लगा देते हैं, गलत करते हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हर चीज में पाकिस्तान जो है वो इंडिया का नाम लेता है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान का नाम लेता है। आपने करतारपुर कॉरिडोर पे क्या किया? करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था रिलीजियस उसके लिए, वहां पर आपके आईएसआई के आदमी आए, ये क्या बोलते हैं इसके हाफिज सईद के आदमी आए, नॉन जो टेररिस्ट थे खालिस्तानी हमारे बुक्स के अंदर, वो वहां पर आए, लोगों को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की और क्या बोलते हैं ये वो एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, तो पोस्टर लगाए गए। ये हो रहा है ना, आपकी तरफ हो रहा है, आंखें देख रही हैं, दुनिया देख रही, मीडिया देख रहा है। अब तो आप देखिए पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ मीडिया क्लियर, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से रिपोर्ट हो ही जाती है। और जिस प्रकार आपने मिसयूज किया ये करतारपुर कॉरिडोर को, तो वो सस्पिशन तो रहती है ना। और सर मिसयूज किस सेंस में आप कह रहे हैं? मिसयूज तो नहीं सर, वो तो एक अच्छे वहां पे आपने खालिस्तान के पोस्टर लगाए वहां पे, सर गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाए ना। अगर कोई शरारती सर अगर कोई शरारती आके लगा देता है सिर्फ टेंशन क्रिएट करने के लिए, तो यू कैन नॉट ड्रैग के गवर्नमेंट ने कर दिया। सर गवर्नमेंट ने तो नहीं किया ना। अगर इन केस लगे थे तो वो कोई हो सकता है, कोई शरारती हो वहां पे, वो चाहता हो कि टेंशन पहले, वो तो किसी तरफ भी हो सकते हैं लोग, हो सकता है। पर पाकिस्तान की सरकार को कोशिश करनी चाहिए और उनको बयान देने चाहिए थे कि हम इसके हक में नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सरकार से कोई सरकारी बयान तो नहीं आया ना कि सरकारी कि ये शरारती लोग थे। अगर आपने इस बात को समझा और महसूस किया तो सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं हुआ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट आना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की चीज गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं समझती कि वो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फिर कंट्रोवर्शियल चीज है, तो नहीं होनी चाहिए थी और बहुत गलत हुआ है। लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना चाहिए था। बट स्टिल आई फील के आई होप के कुछ बेहतर होगा। और अभी जैसे जो सीज फायर भी हुआ और जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब यहाँ से जानी शुरू हुई हैं, जो पीस की बात होती है और अमन से रहने की बात होती है, उस पर करेंगे, बिल्कुल अमल करेंगे और करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू।